नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंस गाइड विद RM में। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हर व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है वो उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसकी पूंजी सेफ भी रहे और उस पर अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त हो सके। तो कुछ व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेविंग स्कीम में डाल देते हैं और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनमें जो सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट होते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं या फिर बिल्कुल मिनिमल होते हैं। तो इसके लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का सहारा लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कि कौन कौन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ PNB, SBI है, वैसे दूसरे देशों के बड़े बैंक जैसे पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका और थर्ड नंबर पे कंपनीज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की। कितने माध्यम हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के फॉरेनर्स के पास, यानी अब हम जानेंगे कि कैसे इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, कैसे जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। आपको बताता हूँ कि जो फॉरेनर्स इंडिया में 3 तरीक़ों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी मीन्स देयर आर 3 चैनल्स बाय विच फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट FDI, सेकंड FPI, थर्ड FVCI। अब हम तीनों को एक एक कर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट FDI, जब किसी कंपनी को दूसरे देश के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इसके लिए वो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सहारा लेती हैं। ये कंपनीज दूसरे देश की कंपनी में शेयर्स बाई करती हैं जिससे वो उस कंपनी में बिजनेस कंट्रोल कर सके। यहाँ मेन बात है इंटेंट की। यहाँ एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदती है। यहाँ जो इंटेंट होता है वो दूसरी कंपनी में एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का होता है। जो FDI है वो फंड ट्रांसफ़र करके भी हो सकता है, रिसोर्स ट्रांसफ़र करके भी हो सकता है। रिसोर्स यानी जो मशीन वगैरह है एंड जो अदर असेट्स हैं वो ट्रांसफ़र करके भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके भी हो सकता है। हर एक देश चाहता है कि उसकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक कंपनीज़ करें, जो फॉरेनर्स कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि नई नई जो नौकरियों का सर्जन हो सके और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। लेकिन जो फॉरेनर्स और डोमेस्टिक्स कंपनीज़ हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगी और कितना यानी कितनी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करेंगी, यह प्लान गवर्नमेंट तय करती है। इसका कारण अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ को जो फॉरेनर कंपनीज़ हैं उनके कंपटीशन से बचाना हो सकता है, या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर हो सकते हैं जैसे डिफेंस वाला सेक्टर है, उसमें जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सरकार ने 2 रूट्स निर्धारित किए हुए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फर्स्ट, ऑटोमेटिक रूट, यानी कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, केवल जो पेपर प्रोसीजर्स होता है उन्हीं को फॉलो करना होता है और इन्वेस्टमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर हो गया, इसमें आप 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट या अप्रूवल रूट, कुछ सेक्टर सरकार ने स्पेसिफाई कर रखे हैं जिनमें या तो FDI आ नहीं सकता या आएगा तो सर्टेन लिमिट तक ही, और वो भी केवल सरकार की परमिशन से ही। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो 49% तक ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है और उससे ऊपर आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस है उसमें भी 49% तक ही आ सकता है। प्रिंट मीडिया है उसमें भी 26% तक ही आ सकता है। जो ये इन्वेस्टमेंट आएंगी ये जो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही आएंगी। ये परमिशन या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की हो सकती हैं या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब बात करते हैं FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं या बिल्कुल कम होते हैं। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का सहारा लेते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च करते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे देश में लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स दूसरे देश अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडियाज़ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो वो शेयर्स खरीदते हैं, या उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं, या उनके डिबेंचर्स खरीदते हैं। ये पैसा या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं या किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फॉरेनर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम PIS के थ्रू पैसा लगाते हैं। PIS स्कीम है जो फॉरेनर्स को अलाउ करती है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। FPI में FIIs भी हो सकते हैं, NRIs भी हो सकते हैं, PIOs भी हो सकते हैं, QFI भी हो सकते हैं। जैसे PBOC यानी जो पब्लिक बैंक ऑफ चाइना है, जिसका SDFC में स्टेक है, जिसकी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ इसी से रिलेटेड थी। दोस्तों, मैं आपको एक HDFC कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस पैटर्न में दिखाई दे रहा है कि FIIs हैं, उनका 70.8% स्टेक है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं 9.52% है, इंश्योरेंस है 8.06% है। इन FIIs में PBOC भी है, जिसकी न्यूज़ पिछले महीने आई थी कि PBOC ने HDFC कंपनी में स्टेक बाई कर लिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, आपको मालूम है, कोरोना की वजह से जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो गई थी, जिससे जो शेयर्स हैं भारतीय कंपनियों के वो काफ़ी डाउन चले गए थे। इससे पब्लिक बैंक ऑफ चाइना है उसको लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका है, जिससे वो कम दाम पे क्यों एक अच्छी कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि कोई भी FPI 10% से ज़्यादा शेयर बाई नहीं कर सकता किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। मान लो 4 FPI हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन उनका एक जो बेनिफिशियल ओनर है एक ही है, तब भी चारों मिलकर 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं खरीद सकते किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। अब बात करते हैं FVCI यानी फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स भी ऑलमोस्ट FPI जैसे ही होते हैं, लेकिन ये वेंचर्स कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में पैसा लगाते हैं। जैसा आपको मालूम है कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो जो स्टार्टअप्स इन वेंचर्स कैपिटल फंड से कॉन्टैक्ट करते हैं वो इनको अपना बिजनेस का आइडिया बताते हैं, बिजनेस मॉडल बताते हैं। अगर इनको लगता है कि जो ये बिजनेस है, जो ये स्टार्टअप है, इसमें ग्रोथ की संभावना है और ये आगे बढ़ सकता है, तो ये उस कंपनी में स्टेक खरीदती हैं, जिससे जो स्टार्टअप्स को कैपिटल की ज़रूरत थी वो उनकी पूरी हो जाती है और इनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। बाद में जब जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है उसके बाद ये जो शेयर्स होते हैं उनको हाई वैल्यूएशन पर सेल करके अपना पैसा कमा लेते हैं। अब हम यहाँ क्विकली सम अप कर लेते हैं FDI, FPI एंड FVCI को। इंटेंट यानी FDI में जो इन्वेस्टमेंट करने की इंटेंट होती है वो बिजनेस कंट्रोल करने की इच्छा से दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की होती है, ताकि वो उस बिज़नेस को अपने हिसाब से रन कर सके। FPI में जो इंटेंट होती है वो जो फाइनेंशियल असेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाने की होती है। जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गई, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट हो गई, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो गई। FVCI में इंटेंट होती है वो जो न्यूली ग्रोइंग स्टार्टअप्स होते हैं या अनलिस्टेड कंपनी होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने की होती है। रोल FDI में एक्टिव रोल होता है, क्योंकि ये खुद ही बिजनेस चला रहे होते हैं। ये जो स्टेक इन्होंने खरीदा है वो बिजनेस कंट्रोल करने के लिए खरीदा है, इसलिए वो इस बिजनेस खुद ही रन करते हैं, तो उनका रोल एक्टिव ही होगा। FPI इन्होंने केवल जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं और जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी इनका जो रोल है वो पैसिव रोल है। उसी तरह FVCI हैं, उनका भी रोल पैसिव ही है, क्योंकि उन्होंने भी जो स्टेक ही बाई किया है। कंट्रोल जो FDI में जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका हायर कंट्रोल होता है, क्योंकि बिजनेस इन्हीं का है, इन्हीं को रन करना है। FPI इनका जो कंट्रोल होता है वो कम होता है, क्योंकि इन्होंने केवल जो इन्वेस्टमेंट एक रिटर्न कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसी तरह जो FVCI होते हैं उनका कंट्रोल भी कम ही होता है, क्योंकि उन्होंने भी केवल स्टेक ही खरीदा हुआ है। एंट्री एंड एग्जिट जो FDI होती है उसमें कंपनीज ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है दूसरे देश में जाके, तो इसलिए उनका जो एंटर एंड एग्जिट होता है वो आसान नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपनी एक बिजनेस को खरीद ले और 1 साल के अंदर ही या 6 महीने के अंदर ही उसको बेच के
निकल जाए, ऐसा नहीं होता। वो जो बिजनेस खरीदती हैं तो एक लंबे समय के लिए खरीदती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्री एंड एग्जिट है एफडीआई के केस में वो डिफ़िकल्ट है। एफपीआई के केस में बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब उनको लगता है कि जो वैल्यूएशंस हैं, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं उनके वैल्यूएशंस हैं वो हायर हो गए हैं, यहाँ से ज़्यादा रिटर्न नहीं है, तो आराम से बेच सकते हैं उनको। इसी तरह एफवीसीआई होते हैं, जब उनको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है और उन्होंने रिटर्न अच्छा कमा लिया तो आराम से बेच सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एफपीआई और एफवीसीआई होते हैं उनके लिए एंट्री एंड एग्जिट आराम से हो सकती है इन कंपैरिजन ऑफ एफडीआई। इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई होती है वो फिजिकल जो असेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो एफपीआई होती हैं जो फाइनेंशियल असेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो एफवीसीआई हैं वो जो स्टार्टअप्स होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको एफपीआई के कुछ स्टैट्स बताता हूँ। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो एफडीआई और एफपीआई रूल्स होते हैं हर देश के लिए सेम हो। ये रूल्स हर देश के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के लिए जो रूल्स हैं हमारे देश में एफडीआई और एफपीआई के मामले में वो स्ट्रिक्ट हैं अदर देशों के मुकाबले। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है वो मॉरिशियस, सिंगापुर, जापान, नीदरलैंड, यूएस, यूके से आता है। अगर हम चाइना से बात करें तो मात्र 0.5% ही है। ऐसा हो सकता है कि जो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट हो, यानी वो मॉरिशियस, सिंगापुर जैसे देशों से रूट होकर आती। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो स्टार्टअप्स में हैं, यानी जो न्यूली जो बिजनेस है उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो जो इन्वेस्टमेंट है ये मोस्टली हांगकांग से होकर आई है। जो इसका रूट है इन्वेस्टमेंट का वो हांगकांग है। मैं आपको बताता हूँ कि 4 बिलियन एस्टिमेटेड चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है 19 स्टार्टअप्स में। जो टिकटॉक है जो एक चाइनीज़ स्टार्टअप आप जानते हैं, जो उसके सब्सक्राइबर हैं वो यूट्यूब से भी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो कि जो ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितने ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, यानी जो उनके बिजनेस होते हैं किस तरह ग्रोथ करते हैं। कुछ अदर इनकी जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे पेटीएम में बाइजू हो गया, ओयो, ओला हो गई, बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो, इनके बारे में आप जानते ही हैं कितने ज़बरदस्त जो ग्रोइंग बिजनेस हैं। अगर मैं मोबाइल फ़ोन मार्केट की बात करूं तो उसमें ओप्पो और Xiaomi जो इंडिया का मोबाइल फ़ोन का मार्केट शेयर है उसका 75% ओन करते हैं, यानी इनका 75% मार्केट शेयर पे इनका कब्जा है। हवाई जो एक टेलीकॉम इक्विपमेंट्स कंपनी है उनका भी जो हमारे देश में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी बहुत बड़ा शेयर है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में देख सकते हैं आप जो इंडिया एवरी ईयर 29 मिलियंस के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनका इंपोर्ट करता है। इसी तरह आप फार्मा सेक्टर में देख सकते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इनको बोलते हैं, जो दवाई बनती है उनमें यूज होता है। जो इंडियंस कंपनी है वो 75% API चाइना से इंपोर्ट करती है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो MG हेक्टर है, उन्होंने जो हमारे देश में एंट्री की है तो आप देख सकते हैं कितनी गुड स्टार्ट है उनकी। जो BYD है उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं जो एक नया बिजनेस हो सकता है उसमें एंट्री कर चुकी हैं। वो जो ग्रेट वॉल जो कार्स बनाती है उन्होंने भी 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर ली है। और अभी तो चाइनीज़ अदर ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो भी इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।